1950 के दशक की शुरुआत से ही विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध छिड़ चुका था और युद्ध का मैदान था स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। सोवियत संघ का दिव्यास्त्र था लूना और अमेरिका के ब्रह्मास्त्र का नाम था अपोलो। दोनों ही देश अंतरिक्ष में सबसे पहले अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में जी जान से जुटे थे। 1957 आते आते सोवियत संघ ने बाजी मारी और अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। यह देखकर अमेरिका बौखला गया और उसने भी अपने मिशन की रफ्तार बढ़ा दी। ठीक एक साल बाद 1958 में अमेरिका ने भी अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। टक्कर बराबरी की थी, रेस फिर से शुरू होती है। 12 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने लूना 2 नामक स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाकर एक बड़ी लीड ले ली। 1961 आते आते एक बार सोवियत संघ ने अमेरिका को फिर से पछाड़ते हुए यूरी गागारिन नाम के अंतरिक्ष यात्री को विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। लगातार पटकनी पर पटकनी अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत अपने सभी वरिष्ठ सलाहकारों को बुलाकर मीटिंग की और एक सवाल पूछा, आखिर कैसे हम इस जंग को जीत सकते हैं? क्या कोई तरीका नहीं बचा? जवाब आया, चंद्रमा। अब केवल चंद्रमा ही बचा है जहां हम सोवियत से पहले पहुंच सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में तो सैटेलाइट भी भेजा जा चुका है और मनुष्य भी। कैनेडी निर्णय ले चुके थे। 25 मई 1961 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अमेरिका की जनता के सामने खुलेआम ऐलान किया कि इस दशक के अंत तक यानी 1970 से पहले ही अमेरिका चंद्रमा पर इंसान को भेज देगा, और न केवल भेजेगा बल्कि वहां से जिंदा वापस भी लेकर आएगा। अमेरिका की जनता ये ऐलान सुनकर हैरान रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि भला कोई इस अकल्पनीय कल्पना को कैसे संभव कर सकता है। उस समय ना तो मोबाइल था, ना इंटरनेट और ना ही जीपीएस सिस्टम, किंतु ऐलान हो चुका था। राष्ट्रपति कैनेडी ने इस मिशन को पूरा करने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया और इसी के साथ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक दिन रात इस मिशन को पूरा करने के लिए जुट गए। इधर सोवियत संघ ने भी अपने मिशन लूना की धार और तेज कर दी। देखते देखते 5 साल गुजर गए। जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन ने फिर से एक धमाका कर दिया। उसने चंद्रमा की धरती पर मानव रहित यानी अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट लूना 9 को उतार दिया। इससे अमेरिका पर अपने मिशन अपोलो को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रेशर और भी बढ़ गया। वैसे भी 1967 आ चुका था और दशक को पूरा होने में कुछ ही साल बाकी थे। अब तमाम तरह के परीक्षण तेजी से किए जाने लगे, जैसे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान लगने वाले तेज झटकों का परीक्षण। चांद पर जाने से लेकर वापस पृथ्वी तक आने में 8 दिन लगने थे। सवाल ये था कि क्या इतने दिन चंद्र यात्री यान में रह पाएंगे? इसके लिए भी एक परीक्षण किया गया। 2 एस्ट्रोनॉट्स को एक यान में बैठाकर लगातार 8 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगवाया गया। यात्री हंसते हुए वापस आए। चांद की धरती से किस प्रकार के नमूने लेकर आने हैं ये भी सिखाया गया, और चांद से लौटने पर अगर वो समुद्र की बजाय किसी रेगिस्तान या जंगल में लैंड कर जाते हैं तो सहायता पहुंचने तक यानी कम से कम 3 दिन वो कैसे जिंदा रहेंगे इसकी भी प्रैक्टिस कराई गई। और आखिरकार 27 जनवरी 1967 को मिशन अपोलो के पहले अंतरिक्ष यान अपोलो 1 की फाइनल टेस्टिंग का समय आ ही जाता है। इस टेस्टिंग के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री वर्जिल ग्रिसोम, एडवर्ड वाइट और रोजर चाफी चुने जाते हैं। तीनों लोग यान में बैठते हैं। अभी अपोलो 1 धरती पर ही था और उसमें फ्यूल टैंक भी नहीं जोड़ा गया था कि कंट्रोल रूम में लगे कंप्यूटर की स्क्रीन कुछ गड़बड़ी का संकेत देने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विस्फोट की आवाज आती है और अपोलो 1 के केबिन में आग लग जाती है। मात्र 18 सेकंड में उसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स जलकर खाक हो जाते हैं। इस दुर्घटना से मिशन अपोलो को गहरा धक्का लगा, किंतु नासा ने हार नहीं मानी। वो फिर से मिशन की तैयारियों में जुट गया। आग लगने के कारणों की बारीकी से पड़ताल की गई तो 3 मुख्य कारण समझ में आए। नंबर 1, केबिन में की गई वायरिंग में मामूली फॉल्ट था। नंबर 2,
केविन का दरवाजा अंदर से ही खुलता था और उसे खोलना भी थोड़ा पेचीदा था। नंबर 3, केबिन में 100% ऑक्सीजन थी। 100% ऑक्सीजन में जरा भी चिंगारी सब कुछ खाक कर सकती है। केबिन फिर से रीडिजाइन की गई, हर चीज फायर प्रूफ बनाई गई और इस बार प्योर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन मिली ऑक्सीजन का उपयोग किया गया। और उसके बाद तो हर 2-3 महीने में मानव रहित अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे जाने लगे। हर यान का एक निश्चित उद्देश्य होता था। किसी से रॉकेट की स्पीड का टेस्ट किया जाता था तो किसी से हीट शील्ड का, क्योंकि हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब कोई यान पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के घर्षण से यान की बाहरी दीवार बेहद गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि वो पिघलने लगती है और उसके टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगते हैं। अपोलो 1 से अपोलो 7 तक सभी यान इसी तरह के परीक्षणों को अंजाम देते हैं। ये सारे यान अनमैन्ड यानी मानव रहित होते हैं। इसके बाद चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने वाले कमांड मॉड्यूल का परीक्षण किया जाता है और फिर बारी आती है अपोलो 8 मिशन की। दिसंबर 1968 में अपोलो 8 लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें पहली बार 3 यात्रियों को बैठाकर चांद की कक्षा यानी ऑर्बिट में भेजा जाता है। अपोलो 8 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है। एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन, जिम लॉवेल और विलियम एंडर्स ने चांद की कक्षा से लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। विलियम एंडर्स ने तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर से एक ऐसी तस्वीर खींची थी जिसमें चांद और पृथ्वी एक साथ दिखाई दे रहे थे। सनराइज यानी उगता सूरज की तर्ज पर इस तस्वीर को अर्थराइज नाम दिया गया। इस फोटो के कारण अपोलो 8 मिशन पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। तीनों एस्ट्रोनॉट चांद की ऑर्बिट से सकुशल वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये एक बड़ी सफलता थी। अब बारी आती है लूनर मॉड्यूल को टेस्ट करने की। लूनर मॉड्यूल चंद्रयान के उस हिस्से को कहते हैं जो चांद की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यान से अलग होकर चांद पर उतरता है। इसी में चांद पर उतरने वाले यात्री बैठे होते हैं। दरअसल चंद्रयान के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। एक सर्विस मॉड्यूल जो यान को ईंधन और बिजली आदि की सप्लाई करता है। 2 लूनर मॉड्यूल जो चांद पर यात्रियों को लेकर उतरता है। 3 कमांड मॉड्यूल जो चंद्र यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लाता है। लूनर मॉड्यूल के अलग हो जाने पर कमांड मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में रहकर ही चांद की ही गति से चांद का चक्कर लगाता रहता है, जिससे वो चांद पर उतरे एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा अपने ऊपर खड़ा नजर आता है, बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह। मार्च 1969 में लूनर मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए अपोलो 9 लॉन्च किया गया और इसके 2 महीने बाद ही मई 1969 में अपोलो 10 लॉन्च कर दिया गया। ये अपोलो मिशन की फाइनल टेस्टिंग थी। इसमें हर उस चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है जो चांद पर पहुंचने और वहां से वापस आने के लिए जरूरी। इसके बाद कोई और टेस्ट नहीं होना था। अब तो इंसानों को ही चंद्रमा की धरती पर उतरना था और आखिर वो दिन आ ही गया। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 नामक चंद्रयान में नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइक कॉलिंस नाम के 3 चंद्रयात्री चंद्रमा पर भेजे गए, जिन्होंने मानव जाति के इतिहास में पहली बार चांद की धरती पर उतरकर और वहां से सकुशल पृथ्वी पर वापस आकर न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी द्वारा अमेरिकी जनता से किए गए वादे को पूरा किया, बल्कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का नाम भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। अपोलो 11 मिशन की सफलता ने संपूर्ण विश्व को एक नई सोच दी कि मनुष्य केवल धरती तक सीमित होकर ही नहीं रह सकता, वो आकाश की अनंत ऊंचाइयों को भी छू सकता है, भले ही कितना भी समय लगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसा हर इंसान कर सकता है। साथियों, अपोलो 11 के चांद पर पहुंचने और वहां से वापस धरती पर आने की कहानी भी बहुत रोमांचक है। देखिए अपोलो 11 के एपिसोड 2 में। इसी तरह की अद्भुत, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए देखते रहिए सुपर ज्ञान यूट्यूब चैनल। ज्ञान ही समाधान है। बूस्ट योर विजन विद कंक्लूसिव नॉलेज। जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।